Hello everyone, good afternoon. हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताना मुझे बच्चे लोग, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं? क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल जो है हम लोगों ने ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वांटम नंबर, ठीक। तो हेडिंग देना बच्चे लोग, क्वांटम नंबर क्यू क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, सब लोग रेडी हो ना? आर यू रेडी? तो क्वांटम नंबर ये क्या होता है? तो एक्चुअली ये एक नंबर है, और ये नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये नंबर जो है एक इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका एड्रेस जो है, समझना, आपका एड्रेस ये बताता है कि आप कहाँ रहते हो, है ना, किस स्टेट में रहते हो, किस टाउन में रहते हो, है ना, किस कॉलोनी में रहते हो और किस घर में रहते हो, है ना। जिस तरह आपका एड्रेस आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक उसी तरह से क्वांटम नंबर भी जो है ये एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होगा, समझना। क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, ठीक है।
तो क्या बताता है हमें? तो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, ठीक है। उसके बाद जिस ऑर्बिटल में जो है या जिस ऑर्बिट या सबसेल में जो है वो घूम रहा है ना, उसका शेप क्या है, साइज क्या है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें कौन देता है? तो क्वांटम नंबर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्वांटम नंबर जो है ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है ना। मीन्स क्वांटम नंबर गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इट इज नॉन एज क्वांटम नंबर। ठीक, तो आप लिख लेना डेफिनेशन। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखना कि द सेट ऑफ, क्वांटम नंबर लिखना, द सेट ऑफ फोर नंबर्स। फोर नंबर्स क्यों? क्योंकि क्वांटम नंबर इज क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। ये चार टाइप का होता है ना। इसलिए द सेट ऑफ फोर नंबर्स which give all the information of electrons in an atom। एक एटम में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के सारे इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे, है ना, फॉर एग्जांपल क्या? तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस, कोमा, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन इटीसी। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें क्वांटम नंबर से मिलता है। इसको नोट करो। हो गया? इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, है ना, एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या? तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से, है ना, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, उसका एनर्जी कितना है ना, इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल या ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका शेप कैसा है, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है क्वांटम नंबर से। ओके,
ओके, हो गया? अरे यस नो बोलो तो भाई, हुआ कि नहीं? तो अब लिखना कि क्वांटम नंबर इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, मींस ये 4 टाइप्स का होता है, ठीक है? तो इट इज classified into 4 टाइप्स, ठीक है? तो ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सेकेंड, अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और 4, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हो गया? तो देखो, अब ये क्वांटम नंबर को हमने जो लिखा, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वांटम नंबर का ये टाइप लिखोगे तो आप इसी ऑर्डर में लिखोगे। मीन्स कि पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखोगे, फिर अजीमुथल लिखोगे, फिर मैग्नेटिक लिखोगे और फिर स्पिन लिखोगे, ठीक है? यहाँ आप ऑर्डर को अल्टर नहीं कर सकते हो। अब देखो क्यों नहीं कर सकते हो? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, इसको मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों का, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन का जो है वैल्यू जो है इस पर डिपेंड करता है। मीन्स कि जब तक हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग अजीमुथल, मैग्नेटिक को नहीं समझ सकते हैं। तो ये सारे क्वांटम नंबर जो है इस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। मीन्स जिस तरह से आप, जब तक कि आपको लेटर का नॉलेज नहीं हो तब तक आप वर्ड नहीं लिख सकते हो, जब तक कि आपको जो है ग्रामर का नॉलेज नहीं हो आप सेंटेंस नहीं लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? और उसके बाद मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू अजीमुथल पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि अजीमुथल का वैल्यू डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर, उसी तरह से मैग्नेटिक का डिपेंड करता है किस पर? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक? इसलिए हमें इसी ऑर्डर में हमेशा लिखना है, ठीक है? आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं अब सबको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? तो सबसे पहले लिखना फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके? तो इसको हम लोग मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है? तो लिख लेना, इट इज ऑल्सो known as मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर। अच्छा, क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया बाकी जो क्वांटम नंबर हैं उस सारे का जो है वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग मेन क्वांटम नंबर कहते हैं। मींस दिस इज द गार्जियन ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, है ना? जैसे फैमिली में गार्जियन होता है ना भाई, उसी तरह से दिस इज द गार्जियन ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर का ये गार्जियन। कैसे वो देख लोगे आप, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है?
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखना इट टेल्स अबाउट रेडियस एंड रेडियस, या आप कह सकते हो साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां साइज का मीनिंग हो गया, यहां साइज का मीनिंग हो गया डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। ओके, तो साइज का यहां मीनिंग हो गया डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, है ना। तो रेडियस से हमें क्लियर पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि सर्किल है ना, मिस स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस में। और क्या, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीज है ना, ये दो इंफॉर्मेशन है ना, ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उसके बाद ये हमेशा जो है इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीग्रल में होता है। इट इज ऑलवेज इंटीग्रल इन नंबर। तो ये हमेशा इंटीग्रल होता है, मींस की n का वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, 5 6 है ना, ये है ना, क्यों, तो ये n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने पहले ही बताया था, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉरी जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था ना कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। मींस आप कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। अगर हमें पता चलेगा भाई थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट का हम लोग रेडियस नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और हमें क्या करना है, तो उसका ऑर्बिट का जो है हमें रेडियस निकाल लेना है, और ऑर्बिट हमें पता चल जाएगा तो हम उस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे जो है एनर्जी भी इंक्रीज होता है। चलो कैसे देखो, अब हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे, है ना। बात रही कि भाई मान लेते हैं कि ये एक एटम है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है ना। मींस दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और एक इलेक्ट्रॉन मेरा मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि रेडियस ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा न्यूक्लियस से, है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे, तो वो ये होता है रेडियस इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, है ना। यहाँ r क्या है, तो r जो है रेडियस है, और आप कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियस n क्या है, तो n जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और क्या, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना।
और जेड क्या है, तो जेड है एटॉमिक नंबर, ये आप जानते हो, दिस इज द एटॉमिक नंबर। यहाँ 0.529 एंगस्ट्रॉन में है, आप इसको चेंज कर सकते हो मीटर में भी, है ना, पहले आप इसको नोट कर लो। हो गया? हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस फॉर्मूला से आप रेडियस निकाल सकते हो, है ना, मीन्स के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट पता होना चाहिए और आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो वो तो पता रहेगा ही आपका, कौन सा एटम में आप निकालने जा रहे हो और कौन सा एटम के किस ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो आप। तो जिस एटम के जिस ऑर्बिट में आपका निकालना है उस ऑर्बिट का वैल्यू रखना है और जो है आपको उसका एटॉमिक नंबर रखना है ना। तो बहुत सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत इजीली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हो गया? तो देखो, तो अब आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना, यू नो, ठीक। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो रेडियस इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 इंटू 10 टू पावर क्या लिखोगे, तो 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया आपका मीटर। अब हमने एंगस्ट्रॉन में इसलिए लिखा क्योंकि हमें मीटर में जरूरत नहीं पड़ता, आप जानते हो कि एटम इतना साइज छोटा होता है, क्या वो मीटर में हो सकता है कभी? मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग कभी भी, है ना, उसका मिस प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ कि मीटर में तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, है ना, एटम को हम लोग देख भी नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग उसको किस में मेजर करते हैं, तो एंगस्ट्रॉन में करते हैं। वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, है ना, ऑफ लेंथ, तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, तो इसलिए हम लोग एंगस्ट्रॉन में करते हैं और डेटा भी आपको न्यूमेरिकल्स में जो है ज्यादा एंगस्ट्रॉन में ही मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया बच्चे। दूसरा हमें क्या निकालना, हमें हम लोग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वांटम नंबर के से, ठीक है। एक तो रेडियस हो गया और दूसरा एनर्जी, ठीक। है ना, इन एन एटम, एक एटम में एनर्जी क्या है ना, वो भी ये जो है इन्फॉर्म करता है, मींस कितना एनर्जी है ना, हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ई इक्वल टू, ई मींस एनर्जी, जेड स्क्वायर, सॉरी माइनस, माइनस में होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 0.52, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैं जूल में भी आपको बता दे रहा हूँ, जूल में, है ना, ऐसा यूनिट में ये होता है। लेकिन 99% आप क्वेश्चन में देखोगे तो जो डेटा देता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देता है, मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, ठीक। तो E इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन, माइनस माइनस साइन मत भूलना, ये माइनस साइन है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है एनर्जी। मींस की E हो गया बच्चे एनर्जी, ठीक है। जेड तो आप जान ही रहे हो,
एटॉमिक नंबर, n भी आप जान रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ई भी, ई और भी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस एनर्जी का होता है यूनिट, ठीक है। अब इसको आपको अगर चेंज करना है जूल में तो क्या करोगे, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं बता दे रहा हूं। हो गया। तो मैं बता दूं बच्चे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, है ना। कितना होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो आप इसका वैल्यू रखोगे E इक्वल टू तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 आई इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, ये हो गया आपका एसआई यूनिट। तो आप बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना 13.6 इंटू 1.6, ये कैलकुलेशन कर लेना, देखना कितना आता है। बट आपको मोस्टली यही इसी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। 99% मैंने क्या कहा, 99.9% क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक। बट मैंने आपको बता दिया अगर आपको जूल्स में करना हो तो आप इतना से मल्टीप्लाई कर देना, जूल्स में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन एक दो चीज और मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कुछ कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको, देखना। इसको हटा देता हूं, हो गया ना। चलो हो गया। अब एन का वैल्यू तो है ना, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाएंगे तो एन का वैल्यू तो बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक है ना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन एन के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता है। मींस कि as we move, या ऐसे मत लिखना, ठीक है। देखो मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मींस n इक्वल टू 1, है ना, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, फिर n इक्वल टू 5 होगा ये। और यही n क्या है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मींस जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एनर्जी का भी वैल्यू जो है बढ़ता है ना। मींस एज वी मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता है, ठीक। मींस किसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है बच्चे कि एन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी का,
अब कहो कैसे सर, कैसे एनर्जी, है ना, एन बढ़ने के साथ एनर्जी बढ़ेगा। मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस से जैसे आप दूर जाओगे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, और फिर मैंने कहा कि न्यूक्लियस से जैसे आप दूर जाओगे एनर्जी का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो फिर क्या हो गया, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एनर्जी का, है ना। मींस कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी अगर E1 है, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी E3 है, और इसका E4 है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो E1 से ज्यादा हो जाएगा बच्चे E2 का, उससे ज्यादा हो जाएगा E3 का, उससे ज्यादा हो जाएगा E4 का। ओके, तो है ना, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी सेकंड ऑर्बिट का हो जाएगा, ये मैंने 2 कर यहाँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट से ज्यादा, थर्ड ऑर्बिट से ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट का, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। और एक और चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो पहले इसको लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया, तो देखो बच्चे, हम लोग जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी तो बढ़ता है, लेकिन दो ऑर्बिट का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो घटता है। मीन्स इस तरह से, मैं एक और बार डायग्राम बना रहा हूं। आप देखोगे कोई भी अच्छी बुक, कोई भी अच्छी बुक आप देखोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट का अरेंजमेंट आपको इस तरह से दिखाएगा। 9-10 का बुक मत देखा, 9-10 का बुक में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। 9-10 का बुक देखोगे तो उसमें इस तरह दिखेगा, है ना। लेकिन सारे ऑर्बिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहां जो मैंने दिखाया आप देख लो, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये 4 ऑर्बिट हो गया, ये 5 ऑर्बिट हो गया। तो ये जो दो ऑर्बिट के बीच का जो सेपरेशन दो के ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो घटते जाता है ना। मीन्स देखो यहाँ जो है आपको यहाँ सेपरेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। मान लेते हैं इसका सेपरेशन L1 है, ठीक है, और इसका सेपरेशन क्या है, तो L2 है, इसका सेपरेशन क्या है, तो L3 है। तो सेपरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, L1 का, है ना। ये दो ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट वो तो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो घटता है। मीन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, L4, है ना। इस तरह से होता है, इसी याद रखना। अब जो है, अब चूंकि सेपरेशन क्या हो रहा है, तो घट रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस भी जो है वो भी घटता है। अब समझना, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक, एनर्जी बढ़ता है। लेकिन एनर्जी का जो गैप होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दो ऑर्बिट के बीच, वो घटता है, ठीक है। मीन्स कि इसके बीच का जो है, अगर इस फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का अगर गैप मान लेते हैं कि डेल्टा E1 है, ठीक, इस दोनों के बीच का एनर्जी का कुछ डिफरेंस होगा, मान लेते डेल्टा E1 है, और इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस मान लेते हैं डेल्टा E2 है, इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस मान लेते हैं कि डेल्टा E3 है ना। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा बच्चे, वो किसमें हो जाएगा, तो डेल्टा E1 का सबसे ज्यादा होगा, देन डेल्टा E2 का होगा, देन डेल्टा E3 का, एंड सो ऑन। बात समझे। तो ये चीज याद रखना, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है
ऑर्बिट का एनर्जी ये इंक्रीज करता है, बट एनर्जी का जो डिफरेंस है दो ऑर्बिट के बीच वो डिक्रीज करता है। ओके, बात क्लियर हुई, समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, हो गया? किसी को कोई डाउट तो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेई एग्जाम, है ना? नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अक्सर पूछता है इस कॉन्सेप्ट पर, है ना? ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक, तो हो गया, हटा दूं इसको, हटा दूं, मिटा दूं? बोलो बच्चे लोग, कुछ तो बोलो। चलो, हो गया? कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। बोलते रहो, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। तो इस क्वांटम नंबर को हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सब्सिडरी मीन्स होता है सहायक, सहारा देना। किसका सहायक होता है भाई? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सहायक होता है ना? कैसे होता है? तो हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी को कैलकुलेट करने में हमें कभी कभी जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ जाती है। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कब, जब मैं बाउ रूल आपको बता रहा था, ठीक है? तो अगर याद है, ठीक है, नहीं है तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसे जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो है जरूरत है, मैं कैसे हेल्प लेता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को कैलकुलेट करने में। ठीक, तो सबसे पहले तो ये लिख लेना कि इट इज ऑल्सो नॉन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग जो एनर्जी निकालते हैं 1s 2s 2p, तो मैंने आपको बताया था ना, है ना? याद करो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो n प्लस एल के वैल्यू से निकालते हैं। और मैंने इस समय कहा था कि ये n क्या है और l क्या है, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आई होगी 100%। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना? इस दोनों के वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है ना? किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है। ठीक, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, और इसका वैल्यू जो है एन पर डिपेंड करता है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द गार्जियन ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, मींस ऑल रेस्ट ऑफ द क्वांटम नंबर। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, एल का जो वैल्यू है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो, लिखना कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स एन। ठीक है? अब कैसे? तो देखो, एल का जो वैल्यू होता है बच्चे 0 से लेकर n-1 तक होता है।
the value of L is from 0 to n-1। अब ये क्या लिखा हमने, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि मैंने क्या लिखा। हो गया, बच्चे लोग लिख लिया सर, ओके ओके। कुछ ही लोगों का रिस्पांस आता है भाई, कुछ ही लोगों का रिस्पांस आता है, बाकी लोग, है ना, ऐसे लगता है कि क्लास जो है सो जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों, है ना। तो मीन्स एक्टिव रहो भाई, है ना। तो आगे बढ़े। अब इस क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन्स कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये हमें देखना है, ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन का दो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक हमें शेप बताता है, शेप, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का तो शेप नहीं हो सकता है, मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में है ऑर्बिटल में उसका शेप बताता है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। तो लिखना, इट टेल्स us about shape of orbital and orbital angular momentum, orbital angular momentum of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह। अब देखो बच्चे, हम लोग क्या लिखा, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल का शेप हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, एक नंबर के हेल्प से हम लोग ऑर्बिटल का शेप कैसे निकालेंगे। तो नंबर के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर के हेल्प से हमें सबसेल पता चल जाएगा, और सबसेल पता चल जाएगा तो हम लोग फिर उसका शेप भी निकाल सकते हैं। कैसे है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर एस सबसेल है, अगर से सबसेल एस है तो उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, मैंने बताया था ना आपको, स्फेरिकल होता है। अगर सबसेल पी है तो कैसा होता है, तो डम्बेल, डम्बेल ये बताया था मैंने। अगर डी है तो कैसा होता है, तो डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और अगर एफ है तो कैसा होता है, तो एफ कुछ शेप रहता है, मीन्स रहता है कि कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो ठीक है, हमें तो नंबर से चाहिए ना, हमें तो नंबर से पता करना है ना, हमें नंबर से पता करना है कि उसका शेप कैसे होगा, तो नंबर से हम लोग पता कर लेंगे। तो देखो कैसे कर लेंगे, मैंने आपसे कहा था ना कि एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। हमें नंबर कैलकुलेट करना है पहले। अगर हम लोग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो नंबर के हेल्प से हम लोग सबसेल पता चल जाएगा, और सबसेल पता चल जाएगा तो उसका हमें शेप पता चल जाएगा, ठीक। तो आप जानते हो कि एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो एफ के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है।
है ना। मीन्स बच्चे अगर हमें जो है ये नंबर अगर पता चल जाए तो हम लोग को सबसेल पता चल जाएगा, और सबसेल पता चल जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस सबसेल का कैसा सेल होता है। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं, है ना। ये आपने नोट किया ही था, अगर है ना, अगर किसी का मिस हो गया तो वो नोट कर लेना। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू, सॉरी यहाँ एल का वैल्यू लिखना था मुझे, एल का वैल्यू 1 होता है, डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, और एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू 3 होता है, और ये एल क्या हो गया, है ना, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक, चलो अब मैंने क्या कहा, तो एल का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है ना। एल का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। एक मिनट रुचिए, मैं ओके हो गया। तो देखो बच्चे, मैंने क्या कहा कि एल का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। ठीक है, तो देखो एल का वैल्यू एन पर डिपेंड कर रहा है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, तो एन का वैल्यू लेते हैं, उससे हम लोग एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बच्चे, एन का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, मिनिमम 1 लेंगे, है ना। मैंने कहा ना इंटीग्रल वैल्यू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये तो कम से कम तो 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता भाई। तो n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो l का वैल्यू क्या कहा मैंने, 0 से लेकर n-1 तक, तो क्या हो जाएगा 0, और n-1 तक, यानी कि n कितना हो गया 1-1, क्या हो गया 0, यानी 0 से 0 तक मीन्स क्या हो गया, 0 ही हो गया भाई, है ना। 0 से 0 तक इसका मीनिंग क्या हो गया, 0 हो गया। देखा आपने, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिए ना। तो l का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, तो l का वैल्यू 0 हो गया, और l का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो कौन सा सबसेल हो जाएगा, तो f सबसेल हो जाएगा। और जब हम लोग को जैसे ही हमें पता चलेगा कि भाई f सबसेल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये कैसा शेप है इसका, तो इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, तो n का वैल्यू 2 रखते हैं। n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो हमें 2 वैल्यू आएगा, एक तो 0 आएगा ही, और दूसरा कितना आएगा, तो देखो n का वैल्यू 0 से n-1 तक, एक तो 0 आया, दूसरा यहाँ n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, तो ये क्या हो गया 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, इस तरह 0 से 1 तक नहीं लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 0 और 1, 2 वैल्यू आ गया, एक ये 0 रहा, और दूसरा n का वैल्यू, हमने यहाँ n का वैल्यू जब 2 रखेंगे हम लोग, तो 2-1 यानी 1, 2 वैल्यूज आ गया, एक आ गया 0, दूसरा 1, 0 आ गया मीन्स क्या हो गया, s सबसेल हो गया, 1 आ गया जिसका मीनिंग क्या हो गया, p सबसेल आ गया, और s सबसेल और p सबसेल आ गया, तो हमें शेप पता चल गया। तो शेप तो हमें बताता ही है, शेप तो हमें पता चलता ही है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाता है, क्या, n इक्वल टू 1 था, और ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमें कितना सब ऑर्बिट मिला था, एक ही सब ऑर्बिट मिला था, और कौन सा मिला था,
क्योंकि एन का वैल्यू हमने जब एन का वैल्यू हमने 1 रखा तो एल का वैल्यू हमारा कितना आया, 0 आया, और 0 आया तो कौन सा सबसेल हुआ, तो एल सबसेल हुआ। मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चे एक ही सबसेल होता है, और वो कौन सा होता है, तो एस सबसेल होता है ना, बात समझे। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल होता है, फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होता है, और वो एस होता है। अब सेकेंड ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 जब हम लोग रखेंगे तो l का 2 वैल्यू आएगा, एक तो 0 आएगा, दूसरा 1 आएगा। 0 आएगा एस सबसेल, 1 आएगा पी सबसेल। मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट हो गया, तो 2 सब ऑर्बिट हो गया। ओके, एक एस हो गया और दूसरा पी हो गया। इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट हो जाएगा, 3 सब ऑर्बिट हो जाएगा। कौन, पहला एस, फिर पी, उसके बाद डी। और इसके बेसिस पर हम लोग बच्चे कह सकते हैं कि तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जितने नंबर का ऑर्बिट होगा उतने ही नंबर में सब ऑर्बिट होगा। क्या मैंने कहा, समझना। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होगा। कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, पहले इसको लिख लो। हो गया, चलो हम लोग n का वैल्यू 3 लेते हैं और देखते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में कैसे 3 सब ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है। तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक क्या हो जाएगा, तो l 0 और n-1 है ना, n-1 यानी 3 -1, तो क्या हो गया 0 से 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक में एक और वैल्यू आएगा बीच में, यानी l का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और 2 तक है तो 2 तक एक वैल्यू और आएगा 1, और ये 2, देखो 3 वैल्यूज आया ना, 3 वैल्यूज, और हर वैल्यूज एक सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये हो गया आपका एस सब ऑर्बिट, ये हो गया आपका पी सब ऑर्बिट, और ये वाला आपका हो गया डी सब ऑर्बिट। बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, चलो अगर हम लोग n का वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, इधर 4 हम लोग, हाँ इधर हम लोग 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कितने तक हो जाएगा, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। और 0 से लेकर 3 तक में कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 0 और 3 के पहले और कौन सा है, 1 है, 2 है, और ये 3, 0 से लेकर 3 तक है ना, देख लो 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, ये क्या हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो गया, तो 4 सब ऑर्बिट हो गया, है ना। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट। उसी तरह से फिफ्थ में जाएंगे तो 5 हो जाएगा, सिक्स में जाएंगे तो जो है 6 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स भी वो भी बढ़ते जाएगा, एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया डेप्थ ऑफ सबसेल। एक मैंने कहा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसका फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं क्या है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जो है
डिनोट करते हैं लेटर एस से, तो एच इक्वल टू एल प्लस 1 ओवर रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, और एल तो आप देख ही रहे हो, एल क्या है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब आप निकाल सकते हो, अगर आपको मान लेते हैं कि आपको अगर कहे कि भाई आप बताओ कि एस सबसेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जहां वैल्यू आप रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा ना पूरा। अगर आपको कहे कि भाई आप बताओ एल के लिए, सॉरी पी के लिए क्या हो जाएगा, तो पी के लिए आप जानते ही हो एल का वैल्यू 1 होता है, बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो पी के लिए एल का वैल्यू 1 है, तो आप रख दो एच इक्वल टू एल का वैल्यू 1 रख दो 1, और फिर 1 प्लस 1 ओवर रूट, ये कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक। बस फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है बच्चे लोग। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर ये दो हो गया। अब बचा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर तो ज्यादा है नहीं, है ना, उसमें बहुत कम कंटेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अभी तक यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बोलो, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जो है आप कर लेना, है ना, जितना मैंने किया इसको एक बार आप जो है रिवाइज कर लेना ठीक से, और कोई डाउट हो तो हमसे, है ना, पूछ लेना, ठीक है। तो आज इतना ही बस जो है, आज यही मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चे लोग, ठीक है। चलो ओके, हो गया, लिख लिया ना, चलो ओके, थैंक यू, चलो ओके, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग आफ्टर स्मॉल ब्रेक, बाय।